नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज हम बात कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर की करेंगे, जो हिंसा की आग में जला शुक्रवार को था, लेकिन उसके निशान आज भी जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं और उस हिंसा की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक को हिला रखी। फिलहाल कानपुर की पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने आज भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस तरह से अब तक हिंसा के कुल 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड हाशमी समेत 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने आज एक बहुत सख्त संदेश दिया, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता पर गाज गिरी। नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि बीजेपी के इस एक्शन से राजनीति थम जाएगी और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी नवीन कुमार को भी सस्पेंड किया गया। तो क्या बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को सस्पेंड किया और ये चिट्ठी लिखी? इससे, इस एक्शन से राजनीति अब थमेगी। जब कानपुर में खुल रही दंगाइयों की फाइल्स, जब यूपी के दामन पर लगे हर जख्म की हो रही पड़ताल, जब उपद्रवियों के कारनामे का हो रहा है हिसाब, ऐसे में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सबके सामने आ गया है। वही कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी। इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आज इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड में पूछताछ की जाएगी। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी, और इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात हम बता पाएंगे आपको कि क्या पूरा इसका होता है। अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। कानपुर पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ज्यादातर आरोपियों के सोशल मीडिया खातों पर भी पुलिस पहुंच चुकी है। कुछ आरोपियों के पास पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर में पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक जो सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे अहम बात कि जफर हयात हाशमी के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई, इनके पास से जो मोबाइल बरामद किए गए हैं, वो सबसे बड़ी बात कि पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों से इनके व्हाट्सएप पर चैट मिले हैं। एसडीपीआई और सीएफआई यानी एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया और सीएफआई यानी सेंट्रल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई से जुड़े हुए ये संगठन है, जिनसे जुड़े हुए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं, व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, जो अभी तक पुलिस ने खंगाला है। जब कानपुर दंगों की आंच में चल रहा था तो मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी लखनऊ में छिपा हुआ था, जहां से वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आग भड़का रहा था। अपने ही यूट्यूब चैनल के जरिए 3 जून यानी शुक्रवार को हाशमी ने कानपुर बंद की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा और झड़प के बाद पुलिस ने जो मेन साजिश करते थे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। हम इस जगह खड़े हुए हैं जहां पर हम आपको दिखाएं कि जो 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो यहाँ पर हयात जफर हाशमी जो मुख्य इसमें आरोपी थे और जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस ने इसी जगह से अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद पेश किया है। फिलहाल यूपी पुलिस कानपुर हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी अब तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शुक्रवार को भड़की इस हिंसा की सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने में पुलिस लगी हुई है, चाहे बात पीएफआई की ही क्यों ना हो। इस बीच बीजेपी ने मीडिया के नाम पर चिट्ठी लिखकर अपना रुख साफ किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की इस चिट्ठी में कहा गया है कि पार्टी किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं करती है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ समभाव को मानती है।
किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान बीजेपी स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बीजेपी ना तो ऐसे किसी विचार को मानती है, ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। बीजेपी की चिट्ठी में नसीहत भी थी और चेतावनी भी, उनके लिए जो दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, उनके लिए जो दंगे भड़काते हैं, उनके लिए जो धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और इसका असर भी चंद घंटे में ही देखने को मिला। बीजेपी ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। दरअसल नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर विवाद और बवाल बढ़ गया था। इसके बाद बीजेपी की किरकिरी भी हुई। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर थीं। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में एक भी दंगे यूपी में नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कानपुर हिंसा ने साख पर बट्टा लगा दिया तो नूपुर पर बीजेपी को गाज गिरानी पड़ी। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर संदेश साफ दे दिया है कि पार्टी ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन क्या विपक्ष की सियासत यहीं थम जाएगी? क्या कानपुर के दामन पर जो दाग लगा है वो साफ हो सकेगा? कानपुर से संतोष शर्मा, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हम चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से सस्पेंड होने के बाद नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया है, मेरे घर का पता सार्वजनिक न किया जाए। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा, जो कि अभी अभी सस्पेंड हुई हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे घर का पता सार्वजनिक न किया जाए क्योंकि इससे मुझे खतरा है, मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है, मुझे खतरा है, मेरे घर का पता सार्वजनिक न किया जाए। और नूपुर शर्मा ने एक डर व्यक्त किया है और इस डर के चलते उन्होंने ये गुहार लगाई है, कहा है कि मेरे परिवार की सुरक्षा है, इसलिए मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो पता है, उसे सार्वजनिक न किया जाए। बीजेपी से सस्पेंड होने के बाद नूपुर शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश का कानपुर क्यों चला, क्यों हिंसा हुई, उस हिंसा के पीछे कौन था? हमारे साथ मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी, वारिस पठान जी, डॉक्टर विक्रम सिंह, संजीव उनियाल जी, आप पांचों को नमस्कार, पांचों का धन्यवाद और पांचों का बहुत बहुत स्वागत। मोहसिन रजा जी, हम क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी, आपने अपने दो नेताओं को, नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया जो आपकी प्रवक्ता थी, उसके अलावा आपने नवीन कुमार को भी, जो कि मीडिया प्रभारी थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। इस पर आपकी टिप्पणी लें, इस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ कानपुर की स्थिति को किस तरह से संभाला गया, वहां पर सवाल ये उठे कि अगर पहले ही पुलिस प्रशासन, सरकार अलर्ट होती तो शायद ये हिंसा न होती। देखिए सर जी, साफ सी बात है, आप देख रहे हैं इधर काफी समय से कुछ विरोधी पार्टियों के नेता या कुछ ऐसे संगठन, उसमें पीएफआई भी आता है, सीवी से निकले हुए आतंकी विचारधारा के लोग हैं, जो इस जो भी आरोपी है उसके साथ में उसकी भी एक संगठन है। तो कुछ लोग हैं जो लगातार ये प्रयास में है कि सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाए देश के अंदर, क्योंकि 8 सालों से विकासशील सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और कानून का राज स्थापित पूरे देश में, सुरक्षा व्यवस्था आदरणीय अमित शाह जी की वजह से पूरे देश में आपने देखा 370 हटने के बाद पूरा देश आतंक की जो एक हमेशा परेशानी बनी रहती थी आतंकियों की, तो उन पर भी लगाम कसी गई। अब रही बात उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार की, आदरणीय योगी सरकार में लगातार कानून और उसको कोई हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रही, पिछली सरकार में भी और इस बार भी योगी 2 में भी। तो ये अपने आप में एक साजिश थी बहुत, जिस साजिश को नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है और इससे कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सही, लेकिन उसको नाकाम किया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम सभी लोग वहां मौजूद थे। सारी सुरक्षा, ज्यादातर आपको पता है कि उस दिन कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते आप जिस दिन ये सारे लोग एक शहर में हों।
तो इसको ये घटना ऐसे देखी जा रही है कि इसके पीछे तमाम लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल भी हैं, उनके भी नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि साहब हम कह रहे हैं तो इसलिए ये राजनीतिक दल है, भाजपा के हैं तो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके फोटो आ रहे हैं उस लड़के के जो इस मेन अक्यूज है इस घटना का, उसके पीछे के लोग कौन है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब साफ हो गया खुलकर, और कौन लोगों को आपत्ति कर रहे हैं अभी तक उसका नाम नहीं ले रहे हैं जफर का कि वो इसमें मेन आरोपी है, जबकि कोई भी नाम नहीं लेना चाह रहा है। विपक्षी नेता हमारे कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं, उस दंगे से अपने आप को बचा रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश में तमाम लोग शामिल हैं। पीएफआई भी हम कह रहे हैं और सिमी से निकले हुए लोग जो उस विचारधारा को रखते हैं, जो आतंकी विचारधारा को रखते हैं, तो पीएफआई में गए, सिमी से निकले हुए लोग टहल रहे हैं, तो उनको विचारधारा को नहीं खत्म किया गया था, सिमी को बैन किया गया था। लेकिन हम अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मांग करेंगे कि ऐसी संस्थाओं को बैन करने के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जेल में डालने का काम करें जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। ठीक है मोहसिन जी, किसी ने आपको नहीं रोका और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और आगे भी जिसकी बारी है वो बोलें और जब भी आपका मौका आएगा आप उनका जवाब दें। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, कानपुर हिंसा, क्या आपको भी लगता है कि एक साजिश है, एक संगठन पीएफआई जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके सबूत मिल रहे हैं, उसने इसे अंजाम दिया? लेकिन इस टिप्पणी के साथ साथ जो बीजेपी ने पत्र लिखा है और अपने दो नेताओं को, नवीन कुमार और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है, उस पर भी आपकी टिप्पणी? देखिए, जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने आज की है, ये कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी बाकी हिंदुस्तान के अंदर में अमन और शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, हिंदुस्तान की उन्नति चाहती है, हिंदुस्तान के अंदर में समाज को जोड़ के रखना चाहती है, तो इनके जो बीजेपी के जो प्रवक्ता और जो नेता हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे उनके गिरिराज सिंह हो या और नेता जो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनकी बयानबाजी के पहले अगर ये एक्शन ले लिए गए होते आज से 4-5 साल पहले, तो शायद इस तरह की नौबत हमारे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है, ये हमेशा देखा गया है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जहां देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी हैं आ रहे हो, जहां मुख्यमंत्री जी हो, और वहां की एलआई इतनी फेल हो जाए, खुफिया तंत्र इतना छिन्न भिन्न हो जाए, उससे पता ही न चले कि इतनी बड़ी घटना होने जा रही है। तो गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का क्या कर रहा है? अपनी जिम्मेदारी से तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं भाग सकती, और हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार की आदत है समय से अगर एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद जब दुर्घटना घटती है तब खोजने लगती है कनेक्शन लाओ, किसका कनेक्शन पकड़ा जाए, विपक्षियों का कोई कनेक्शन खोजे, कहीं से दूरबीन लगाओ, कोई मिल जाए, कहीं झंडा मिल जाए किसी दूसरी पार्टी का। ये आदत भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए। ये कोई घटना पहली नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है। हाथरस में हुई है, ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, क्या इन्होंने किया? यहाँ पे चंदौली में एक बेटी के साथ पीट के पुलिस वालों ने हत्या कर दी। लखनऊ विवेक तिवारी की हत्या हुई थी। अभी अयोध्या में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूजा कर रहे थे गर्भ का, उसका अयोध्या के अंदर में मंदिर में, तब क्या हुआ? एक गर्भवती महिला का चाकू गोद के हत्या कर दी गई। क्यों भाई, क्यों ये चीजें होती? लखीमपुर में चीरहरण हुआ, कितनी घटनाएं बताई जाए। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रूप देखने को मिल रहा है आजकल, जो पुलिस का रूप सामने आया है जनता के सामने, ये बहुत ही खतरनाक है। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नहीं भाग सकते आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपसे गलती हुई है, दूसरों पे जिम्मेदारी डालना छोड़िए। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपके हाथ में बागडोर दी है कि आप उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे, और आपसे गलती होती है तो आप इतिहास पर खगाने लगते हैं, आप दूसरों का दोषारोपण करने लगते हैं। तो फिर सरकार किस लिए? जब आप ये बोल दीजिए कि सरकार से कुछ नहीं होगा, हम रोजगार भी नहीं दे पाएंगे, महंगाई भी कम नहीं कर पाएंगे, दंगे भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई क्या करें, पहले दूसरी सरकारें थी, तो बोल दो आप कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम सिर्फ दूसरों का दोष देंगे। अगर घटना हो जाएगी दूसरों की कमी खोजेंगे, दूसरों की कमी निकालेंगे। कमाल है भाई, सरकार है या क्या? अनुराग जी समाप्त कीजिए प्लीज। बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मोहसिन जी मुस्कुरा भी रहे हैं, आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन मोहसिन जी 3 रिएक्शन और ले लें मेहमानों से, उसके बाद आपके पास आते हैं। वारिस पठान जी, वही 2 प्रश्न जो हम सभी से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अलग
तरीके से आपसे पीएफआई, अगर एक संगठन पर बार बार वारिस पठान जी ये आरोप लगते हैं कि वो इस तरह की साजिशें रच रहा है, उसके विरुद्ध सबूत मिलते हैं, तो आपको लगता है वारिस पठान जी कि सरकार को पहले ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने की बात सरकारों की तरफ से काफी पहले से कही गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी, यूपी सरकार की तरफ से भी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी। और एक राजनीतिक दल के प्रमुख, एक प्रवक्ता, बड़े नेता होने के नाते वारिस पठान जी, क्या आज आप बीजेपी की उस चिट्ठी का और अपने 2 नेताओं पर की गई कार्रवाई का समर्थन करेंगे कि ये एक अच्छी पहल है, हर राजनीतिक दल को इस तरह के काम करने चाहिए? देखिए सईद साहब, मैं आपकी बात का 2 इसमें जवाब दूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूंगा। और पहले हम कानपुर के ऊपर बात कर लेते थे, यूपी के ऊपर, तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से कायदा कानून का पालन करने में फेल हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ यूपी में बचा ही नहीं है। ये पूरी तरह इंटेलिजेंस का फेलियर हो चुका है कि जब वहां पर प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रेसिडेंट साहब हैं, मुख्यमंत्री मौजूद है, और उस जगह अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कायदा कानून या रूल ऑफ लॉ वहां पर प्रिवेल कर रहा होगा। अब बात नंबर 2, अब योगी जी है जो किसी के ऊपर भी अब बता देंगे कि इनकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये लिपापोती अब ये करते रहेंगे। मगर आप लोग एक वीडियो चला रहे हैं सईद साहब, कल परसों 2 दिन से एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें कुछ टोपी पहने हुए बच्चे पत्थर कर रहे हैं। मगर ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे काफी वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जहां पे देखा यह जा रहा है कि मुसलमान बच्चे को पुलिस के सामने मारा जा रहा है, पुलिस भी मार रही है। बात नंबर 2, कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जहां पे देखा यह जा रहा है कि पुलिस खुद पत्थर मार रही है मुसलमानों की तरफ, खुद पत्थर मार रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो है जो एक पत्रकार, आप ही की तरह एक पत्रकार ने अपने ट्विटर के हैंडल से ट्वीट किया है, वो काफी वायरल है। तो मैं चाहूंगा कि वो सारे भी वीडियो आए, जांच पड़ताल की जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, वायलेंस का हर तरह का हम कंडेम करते थे, करते रहेंगे, मगर निष्पक्ष जानकारी होना चाहिए। एक ही समुदाय के खिलाफ जो ये टारगेट करके यूपी पुलिस कर रही है वो नहीं होना चाहिए। बात नंबर 2, अब हम आ रहे हैं आपके ऊपर जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा, तो एक चीज तो ये है सईद साहब के हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट नबी आका है, उनके बारे में अगर कोई भी गलत बात बोलेगा तो देश के ही नहीं विदेश के, पूरी दुनिया भर के सैकड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ जो मुसलमान है, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी आस्था को, उनके दिल को ठेस पहुंचनी है। और ये बहुत बुरी ठेस पहुंचाई है जो भी इनके प्रवक्ता थे इन लोगों ने। हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की, हमने हर तरफ उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिए, मगर आज तक नुपुर शर्मा या वो जो दूसरे जनरल है उनको अरेस्ट किया नहीं गया। अब बात नंबर, इतना सारा जो आज भाजपा ने एक प्रेस स्टेटमेंट निकाला कब? जब पूरी दुनिया के अंदर, अरब वर्ल्ड में, अब देखिए मिडल ईस्ट में ये जो चीजें उन्होंने कही थी पूरी तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। हर इंसान ने इसका खंडन किया, बड़े बड़े लोगों ने, ब्लू टिक्स वाले जो भी थे, अच्छे अच्छे लोगों ने खंडन किया। यहां तक के बात आ गई कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाएगा। तब जाकर मोदी सरकार को जागना पड़ा और इस तरह का प्रेस नोट निकालना पड़ा। आप क्या मैसेज भेज दिए पूरी दुनिया के अंदर, चलिए बताइए। तो क्यों इस तरह के प्रवक्ताओं के ऊपर पहले से शिकंजा नहीं खींचा गया? अगर पहले से आप इनको इनके दायरों में रखते तो आज इनकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई टिप्पणी करते। और बात नंबर 3, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? चलिए लिपापोती नहीं है, अगर भाजपा उनको सस्पेंड करती है, सस्पेंशन का मतलब क्या है सईद भाई? एक फिल्म स्टार महाराष्ट्र के अंदर लड़की ने शरद पवार के खिलाफ कुछ लिख दिया था, आज 2 हफ्ते से जेल के अंदर है, और यह हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, उसको आज तक खुली हवाओं में छोड़ा जा रहा है। तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चलिए बताइए। उसका अरेस्ट करना जरूरी है, उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालिए, तब यह मैसेज जाएगा कि किसी को भी किसी के धर्म के हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारे दिल को आहत पहुंची है, हमारा दिल छन्नी हो चुका है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जेल में डाला जाए। पठान साहब, हमने आपको रोका नहीं बीच में, आप बिल्कुल पीएफआई के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल आपसे पूछा था और वो प्रश्न हम एक बार फिर से सभी से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे, लेकिन अगली बार जब आपकी बारी आएगी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, ये वो उत्तर प्रदेश है जिसके पुलिस मुखिया के तौर पर आपने इसकी कमान संभाली। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां आज अगर अपराधियों को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि छोड़ दो उत्तर प्रदेश वरना सबक सिखा देंगे, वहां आप उनसे पहले इन अपराधियों को इतनी ही सख्त भाषा में सबक सिखा चुके हैं।
आपका भी खौफ था, आपका भी डर था, आप भी साफ इसी तरह की चेतावनी दिया करते थे सर। लेकिन ये जो बात बात पे हिंसा हो रही है सर, कानपुर में जो हुआ, आपको लगता है कि ये एक ऐसी साजिश पीएफआई जिसके बारे में पुलिस कह रही है उसने इस हिंसा को फैलाया? तो क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं मिल पाई? क्या खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं मिल पाई? और आप इसमें पुलिस को कितना दोषी मानते हैं, सरकार को कितना दोषी मानते हैं? हिंसा हो गई, बाद में तो आपका काम है, आप पुलिस भी ठीक करेगी सर, उसे रोकेगी, सरकार भी रोकेगी। जी अंसारी साहब, आपको और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं भी किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन भारतीय होने के नाते और पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी। नंबर 1, कानपुर का मिजाज समझ लें। मैं एसएसपी कानपुर 3 साल रहा हूं। 5 थाने अत्यधिक संवेदनशील हैं: बजरिया, बेकनगंज, चमनगंज, कोतवाली और कलेक्टरगंज। यहां पर एक भी सिपाही कम नहीं किया जाता है। उन परिस्थितियों में जब हमारे विशिष्ट व्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जलसे में नजदीक पर हैं, तो वहां पर फोर्स बढ़ा दी जानी चाहिए थी। एक पीएफआई का यूट्यूब चैनल चल रहा है, हम क्या उसकी स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं? और पीएफआई अगर हम बार बार उसके ऊपर आरोप और उंगली उठा रहे हैं कि सीएए एजिटेशन में अंसारी साहब उसने 120 करोड़ की उगाही की, बेंगलोर के दंगों में उसका हाथ था, इसके अलावा जहां कहीं दंगे हुए उसके उपरांत हमने पीएफआई का नाम लिया। हम अगर सत्तारूढ़ दल में है या सत्ता में है, हमारा काम आरोप लगाना नहीं है, हमारा काम आरोप को सिद्ध करना है और सबूत की बुनियाद के ऊपर उनको बैन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं, उससे क्या लाभ होगा? अब आते पुलिस के इंतजाम के बारे में। सर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि आपको जब मालूम था कि जुमे के दिन और जुमे के बाद जब कभी दंगे होते हैं तो 90% तब होते हैं जब शरारती तब जुमे की पाक नमाज का फायदा उठा करके शरारती तत्वों से उस मजलिस का फायदा उठा करके लोगों को गुमराह करके और पत्थरबाजी करते हैं। मैं अंसारी साहब इसको दंगा नहीं कहता, मैं दंगे की शुरुआत का पहला चरण था, लेकिन पुलिस जागी जरूर। लेकिन अगर पहले से ही स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर पहले ही सावधानी बरत ली होती, रीइंफोर्समेंट्स होते, जहां जहां हमारे बड़े बड़े जुमे की नमाज की व्यवस्था रहती, वहां पुलिस का माकूल इंतजाम होता, ये दुर्घटना बिल्कुल नहीं होती। और जैसा कि पठान साहब ने कहा, पुलिस का काम टीयर गैस, लाठी, वाटर कैनन चलाना है, पत्थरबाजी करना पुलिस का काम नहीं है। कोई भी कंपल्शन क्यों ना हो, आज के युग में या पहले कभी भी, जब मैं एसएसपी था तब भी ये बात हुई थी। इस तरह के डिस्टर्बेंस से पुलिस वालों ने पत्थर चलाए थे तो उनका निलंबन हुआ था। ये चीज बिल्कुल अस्वीकार्य है। पुलिस को पुलिस की तरह काम करना चाहिए। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई में जो राइट ड्रिल इक्विपमेंट है केवल उसी का इस्तेमाल हो, पत्थरबाजी और गाली गलौज उसका समाधान नहीं है। अब इंटेलिजेंस में अगर ये था, इंटेलिजेंस मौसम की जानकारी जैसे दी जाती है, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा, इस तरीके की इंटेलिजेंस के कोई माने नहीं है। स्पेसिफिक पिन पॉइंट इंटेलिजेंस आप दीजिए कि इस जगह की नमाज के बाद गड़बड़ हो सकता है, तब तो हम माने। और अगर हवा में गांठ बांधना है, जिससे कि इंटेलिजेंस आजकल आने की एक रिवायत हो गई है, तो उससे कोई फायदा नहीं। और आखिरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता हो या मैं कोई हूं, हुजूर के बारे में, किसी के बारे में अनर्गल असंयत टिप्पणी बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर हम पुलिस कर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है, सभी धर्मों को, सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करें, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद या शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीतिक मित्रों को भी मेरा मशवरा होगा, सभी धर्मों का सम्मान करें। अगर ये सर्कुलर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सईद अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखी और बहुत स्पष्टता से आपने यहां साफ कर दिया एक एक चीज। और मोहसिन रजा जी, मोहसिन भाई, 2 प्रश्न आपके लिए भी यहां पर डॉक्टर विक्रम सिंह ने उठा दिए हैं और आपकी जब बारी आएगी प्लीज उनका जवाब दीजिएगा। संजीव उनियाल जी, सर संजीव जी, आपसे हमारा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है। दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार किया, केसेस चले, साजिशों का पर्दाफाश हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो बात डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा, क्या यही हमारी इंटेलिजेंस रह गई है सर? क्या वहां पर कोई बदलाव आपको नजर नहीं आता है कि करना चाहिए? और आपको लगता है संजीव सर कि पहले ही इन घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को जो हमें दिख रही हैं भविष्य में, जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें रोका जा सकता है? और अगर हां, तो इनके लिए दोषी कौन?
सईद भाई, 3-4 बातों को फटाफट मैं आपके दर्शकों के माध्यम से आप तक आपके पहुंचना चाहूंगा जी। पहली बात तो कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, वो बता पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे चाणक्य कहा करते थे कि शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है, और आपकी अगर इंटेलिजेंस फेल होता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो सेंटर में है और जो स्टेट में, उस स्टेट में वो कभी नहीं चाहेगी, पुलिस उसके अंडर है डायरेक्टली, कि यहां पर इस तरह के दंगे हो, क्योंकि पहले प्रवक्ता कुछ इस तरह के कह रहे थे कि चाहते हैं कि इस तरह के दंगे हो, तो कोई सरकार अपने को डिफेम करना नहीं चाहेगी, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि पीएफआई जो लगातार सिमी से ही निकल कर आई हुई एक संस्था है, और पीएफआई जहांगीरपुरी हिंसा में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में ले लीजिए, अब बेंगलुरु के दंगों में ले लीजिए, इनका लगातार कनेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग इनको होती है। तो मुझे लगता है पीएफआई को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लेना चाहिए, और जिस तरह के लोग इसको पनाह दे रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको जबरदस्त तरीके से उनको भी कैच करना चाहिए, उनके लिंक निकालना चाहिए कि इनके साथ क्यों इनका लगातार सहयोग रहा करता है। और जहां तक रही पॉलिटिकल पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। अगर किसी भी व्यक्ति को, आज मैं आपके चैनल पर आया हूं, चैनल में मुझे आधे घंटे पहले बताया गया, तो मुझे कोई नहीं बताएगा, या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता किसी को भी ये नहीं बताएगा कि आपको ये बोलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी लाइन से स्पर ऑफ द मूवमेंट अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसके पर्सनल व्यूज होते हैं। ये प्रूव कर दिया जब उनको निष्कासित किया गया नकुल शर्मा को, कि उनके पर्सनल व्यूज थे, स्पर ऑफ द मूवमेंट उनसे हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सकारात्मक पॉलिटिक्स का एक उदाहरण दिया है, और ये दिखाया कि कितनी संवेदनशील तरीके से उस व्यक्ति को उन्होंने उसको लिया है और उस व्यक्ति को बाहर निकाला है। तो मुझे लगता है कि ये सब इस तरह की पॉलिटिक्स रहनी चाहिए। परंतु यहाँ 3-4 प्रवक्ता ऐसे जो लगातार ये नहीं मान रहे कि पीएफआई कितना खतरनाक संगठन है हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारे देश को प्रगति पर पहुंचाने में, और पिछले 5 सालों में जो एक भी दंगा नहीं हुआ उस पर दोबारा से ब्लॉट लगाने में एक काला धब्बा के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए शासनम दंडे, शासन को बहुत दंड के साथ इन सबको कटघरे के पीछे खड़ा करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से। बिल्कुल संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन रहिएगा अभी अब हमारे साथ। यहां पर अनुराग भदौरिया जी और वारिस पठान जी के 2 प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह ने दिए थे, लेकिन मोहसिन रजा जी हम चाहते हैं कि उन पर आप भी अपनी राय रखिएगा। पीएफआई, हाँ, और वारिस पठान जी आपने पीएफआई पर टिप्पणी नहीं दी थी, वो भी आपको करनी है आगे सर। मोहसिन रजा जी, मोहसिन जी, आपकी सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी बात उठती है, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता इस समय नहीं हैं, बल्कि बीजेपी को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी संगठन के बारे में लगातार इस तरह की बातें होती हैं, सबूत मिलते हैं, उस पर आरोप लगते हैं दंगा भड़काने के, समुदाय विशेष को या मुसलमानों को भड़काने के, सीधे तौर पर हम कहें तो ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के, तो जब कोई दंगा फसाद होता है, हिंसा होती है, तभी मोहसिन रजा जी फिर से इस तरह की बातें आप क्यों उठाते हैं? आपको किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, मतलब अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, बैन कीजिए, उसे मौका क्यों दिया जाता है सर उठाने का? मोहसिन रजा जी। देखिए सईद जी, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई और मैं चाहता हूं कि विस्तार से मैं भी बात रख दूं, सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब भी आ जाएगा, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखा जाए। जिस तरह से आप आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी जब से उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला है, तो देश में सुरक्षा का बहुत अच्छा वातावरण हो गया है। आतंक बहुत तेजी से खत्म हुआ है देश के अंदर, जब से 370 हटी है उसके बाद से। ये जो पीएफआई की बात आपने की है, सीए एनआरसी के दौरान जब धारा 370 कश्मीर से हटी, आदरणीय अमित शाह जी के वक्तव्य के बाद और सारी चीजें सामने आई, तो पीएफआई सक्रिय हुई और हमारी एजेंसियों ने पैनी नजर रखी। और सीए एनआरसी के दौरान और जो पैटर्न निकल कर आया, चाहे दिल्ली के दंगे रहे हों, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम भी किया। हम प्रमाण के साथ में उनको तो बैन करेंगे ही करेंगे, हमारा केंद्र में गृह मंत्रालय करेगा ही करेगा, लेकिन हम उन लोगों को भी बिहाइंड द बार करेंगे जो पीएफआई सीमी से निकलकर पीएफआई में आए, और जैसी कई संगठन हैं जिसमें हम नाम लेना चाहेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड भी है, उनके साथ तो सीमी से निकले हुए संस्थापक अध्यक्ष उनके साथ में,
अब आप सोचिए कि जब ऐसे विचारधारा के लोग मुसलमानों के लिए खड़े होंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे बेचारे? उनको तो देश की सरकार ही बचाएगी ना। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी वारिस पठान साहब ने कहा पूरे विश्व में एक बड़ा माहौल खराब हो गया। यही वो देश है वारिस पठान जी, आप मेरे भाई हैं, हम और आप दोनों कलमा पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने देखा किस तरह से हमारी पार्टी का बयान आया। और सबसे बड़ी बात ये राम के देश में मोहम्मद का सम्मान है, आज से नहीं है, आजादी से है। विक्रम सिंह साहब को भी मैं जवाब दे रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है उस दिन से आप देखिए देश की संसद में हम प्रॉफिट मोहम्मद को याद करते हैं, पूरे 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे याद करते हैं। अब इससे बड़ा और सम्मान हम आपको इसका क्या सबूत दें कि हम सऊदी अरब में इतना सम्मान नहीं पाते हैं हुजूर को, लेकिन हुजूर का सम्मान इसलिए है कि उन्होंने मानवता के लिए काम किया है। मानवता के लिए जिसने भी काम किया, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की आपने कुर्बानी देखी, अरब में हुई, लेकिन 10 मुहर्रम को छुट्टी हिंदुस्तान की हमारी संसद से डिक्लेयर हुई है। तो ये आपको हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा, इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा कि ये सब बातों पर हम ये नहीं कह सकते कि एक समुदाय के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबका सम्मान है, सर्व धर्म का सम्मान है। सरकार ने सारी योजनाएं सबको आच्छादित करने के लिए की है, आदरणीय योगी सरकार ने भी और देश में आदरणीय मोदी सरकार ने भी। कोई भी योजना मौसम रजा जी, एक बड़ी खबर आ गई है, इसलिए आपको बीच में हम रोकते। हाँ बोलिए 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 जी। कानपुर से कोई बड़ी खबर आ रही है, इसलिए बोल दिया बात बता दें, फिर आप दोबारा आपके पास आते हैं। कानपुर पहुंच गई है यूपी एटीएस की टीम और कानपुर हिंसा की जांच के लिए एटीएस की टीम अब कानपुर, यूपी एटीएस की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। अब इस मामले में और तेजी से जांच होगी। हम डॉक्टर विक्रम सिंह से इस पर रिएक्शन लेंगे। मोहसिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब रही बात कानपुर की घटना की, हमारे दोस्त बैठे हैं, मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी। आप ये देखिए जफर हयात जो मेन अक्यूज है इस घटना को, पूरी कॉन्स्पिरेसी को तैयार करने वाला, उसके पीछे कांग्रेस के नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं किसी फोटो में, तो कहीं समाजवादी पार्टी के, कहीं पीएफआई के तार उससे जुड़ते दिख रहे हैं। और लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है विपक्ष। मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आतंकवादियों को मारा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल के लोग वो सवाल उठाएंगे सेना पर। अगर गुंडाओं को और आतंकियों को या दंगाइयों को पकड़ के जेल भेजने का काम किया जाएगा तो नहीं, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी आप ही का नंबर है, बीच में मत बोलिए प्लीज, समाप्त कर लेने दीजिए। पुलिस पर सवाल उठाया जाएगा तो पहले ये अपना स्टैंड साफ करें। हमारी प्राथमिकता आदरणीय योगी की सरकार की उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहाल रखना, लोगों में शांति रहे और कोई भी कानून को बंधक बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी हमारी पुलिस प्रशासन। इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको भी साथ आना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। समाप्त कीजिए सर। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जो प्रश्न हमारा, सुनिए ना, आप मोहसिन जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रश्न। हालांकि आपके और वारिस पठान जी के 2 प्रश्नों का उत्तर जो मोहसिन रजा जी को देना चाहिए था वो डॉक्टर विक्रम सिंह दे चुके हैं। अनुराग जी, जो प्रश्न हम सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से और मोहसिन रजा जी से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि हम पहले से अलर्ट क्यों नहीं हो जाते। डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी कहा अगर जुमे की नमाज है, हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय नाराज है और वहां पर प्रदर्शन होगा तो पुलिस प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए था, वहां आ सकते थे, सुरक्षा बढ़ा सकते थे, बात कर सकते थे। यही प्रश्न हमारा विपक्ष से भी है। क्या विपक्ष, अनुराग जी, इस बात का इंतजार करता है कि कुछ हो जाए, हिंसा हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे और वहां फायदा उठा लेंगे, लोगों को लगेगा कि ये सरकार तो हमारे विरोध में है, देखिए ये आए हमारे जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता अनुराग जी, ऐसी राजनीति हम क्यों नहीं देखते कि पहले से आप चले जाते, जुमे की नमाज के बाद वहां पर एक प्रदर्शन होना था, पहले से जाकर समझाते, आपकी पार्टी, आपके नेता जाते वहां पर बताते कि नहीं भाई बहुत बैठ जाइए, मेमोरेंडम दे दीजिए, बहुत सारे लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में तरीके हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बड़ी कमाल की बात है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी कह दे इस बात को कि विपक्ष हमारी जगह काम करेगा। हमसे तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम तो मार्केटिंग इवेंट में व्यस्त है,
हमें तो एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रोज नई नई चीजें करते रहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, लेकिन हम मार्केटिंग इवेंट करना है ना। कभी 4 लाख करोड़ का कहेंगे इन्वेस्टमेंट समिट हो गई और इसमें इतना लाख करोड़ आएगा, 2 हो चुकी, तीसरी भी हो गई, खूब आए, चार्टर्ड आए गए, खाना पीना हुआ, काम कहाँ मिलेगा? 0 बटा सन्नाटा। अगर इतनी मेहनत यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राउंड पे कर ले, जनता के साथ कर ले, जनता की समस्या सुन ले, जनता की परेशानियां सुन ले, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था का तो सुधार हो जाए। आदरणीय विक्रम सिंह जी लगातार 5 थाने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो एसएसपी रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं जानता हूं, और बहुत मजबूत एसएसपी रहे हैं वहां के, और 5 थाने का नाम उन्हें याद है। आज उनको रिटायरमेंट में काफी दिन हो गए, वो जानते हैं 5 थाने कौन से, उनको पता है, बट वहां के एसएसपी को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है कि सिर्फ 5 थानों पर ही आपको ध्यान रखना था। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इतना भी पता नहीं होता है कि किस जिले में कौन सा थाना, कौन सा मोहल्ला, कौन सी तहसील, कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है। नहीं, इससे लेना ही देना नहीं है। उन्हें पता है हमें तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, हमें विकास की कोई बात थोड़ी करनी है। विकास के नाम पे वोट थोड़ी होता है। ये तो समाजवादी लोग हैं, विकास का काम करें, मेट्रो बनवाएं, हाईवे बनवाएं, स्कूल बनवाएं, 108 बनवाएं, 100 डायल बनवाएं। ये तो भारतीय तो समाजवादियों का काम है। हमारा काम थोड़ी है विकास की बात करना, ये समाजवादियों का काम है। यहाँ IT पार्क लाएं, समाजवादी लाएंगे। हमारा काम है यहाँ पे रिवर फ्रंट बनेगा, ये समाजवादी का काम है। रिवर फ्रंट बनाना, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना, उनके भविष्य के बारे में सोचना। ना, ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ समाज के अंदर में कैसे खोजें कि नफरत की राजनीति कहां से मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, उसको उठा लें, उठाने के बाद उसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। अरे भाई, समाज हम सब मिलके संयुक्त परिवार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके रहते हैं। ये मुट्ठी में ताकत होती है। समाप्त कीजिए अनुराग जी। सत्ता पाने के लिए आप नहीं, एक मिनट, सिर्फ सत्ता पाने के लिए सब चीजें करना चाहते हैं। सत्ता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इतिहास आपको कैसे याद करेगा? एक भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसने यहाँ सरकार नफरत फैला के बनाई थी। जैसे कोई दूसरी पार्टियों को भूल गए ना लोग, इसी तरह आपको भूल जाएंगे एक दिन। समाप्त कीजिए अनुराग जी। गांधी जी याद रहेंगे, क्योंकि सत्य अहिंसा की जो बात करेगा वही यहाँ याद रखा जाएगा। ठीक। इसलिए इनका जवाब मैंने दे दिया कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और ये जिम्मेदारी दूसरों पे खोज रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? अरे विपक्ष की जिम्मेदारी तो है, सुबह से लेकर शाम तक आप टोकते तो रहते हैं आपको। क्या समाप्त कीजिए ना प्लीज। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जाइए वहां पे। कोई कैबिनेट मंत्री गया क्या चंदौली? कोई कैबिनेट मंत्री गया कि उस बच्ची के घर में जिसको पीट के मार डाला गया? अनुराग जी 2.5 मिनट हो गए। बच्ची के घर तो जाते नहीं है अनुराग जी, कैसे आप यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे? अनुराग जी, कमाल की बात है। अनुराग जी, आपकी जिम्मेदारी होती थी। अरे मेरी आवाज आ रही है आप तक अनुराग भाई? आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो समाप्त कीजिए प्लीज। समय सीमा है सर, टीवी पे समय सीमा होती है। धन्यवाद। समय सीमा, वही तो मैं कह रहा हूं। समय सीमा, धन्यवाद। मैं वारिस पठान जी से अपना अगला सवाल पूछता हूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया अनुराग जी, अगर थोड़ा सा बता देते तो अच्छा होता कि विपक्ष भी स्थिति बिगड़ने से पहले, और क्योंकि आप एक सुधीर राजनीतिक दल हैं, सरकार को जगाते रहते हैं, प्रश्न उठाते रहते हैं, तो प्रदेश में जो हलचल होती है, प्रदेश में जो हिंसा की आशंका होती है, वो भी आप लोगों को पता होती है। अगर रोक देंगे तो जनता जो है वो और सर आंखों पर बैठाएगी। खैर, वारिस पठान जी, जब भी इस तरह की कोई हिंसा होती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है वारिस पठान जी? जो लोग गिरफ्तार होते हैं, जिन लोगों पर केसेस लगाए जाते हैं, जिनके काम धंधे उजड़ते हैं, वो मुस्लिम समुदाय। आपको लगता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन है, कुछ भी है, उसका एक लोकतांत्रिक आप भी एक बड़े राजनीतिक दल हो चले हैं, आपने भी कई राज्यों में अपनी धमक पैदा कर दी है। आपको लगता है कि वो आप कम से कम बताएं, वो एडवोकेसी करें, उन लोगों को बताएं कि भैया हाँ, हम भी विरोध में हैं, जैसे आप यहां विरोध कर रहे हैं, आकर आप अभी भी बीजेपी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा को, तो क्या उन लोगों को नहीं बताया जाता? क्योंकि वो सड़क पर उतरते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, और उसके बाद वो जेल गए, उनका भविष्य खराब हुआ, उनके काम धंधे उजड़ गए। क्या कभी सोचा है वारिस पठान जी? देखिए सईद भाई, सबसे पहली बात तो वायलेंस कंडेमनेबल है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर हम देश के संविधान को मानते हैं जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और देश का संविधान मुझे ये इजाजत देता है कि अगर मुझे किसी सरकार की चीज या उसकी नीति से मैं
संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाए, इजाजत मिलती है। मगर यहां होता क्या है कि ये भाजपा वाले जो है ना, ये कभी भी इनको खुद की बुराई दिखती ही नहीं है, ये हर चीज दूसरों पे ठोप देते। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये होता है, इनके प्रशासन की फेलियर की वजह से इस तरह का वायलेंस इरप्ट होता है, ये कभी नहीं मानते। अभी मैं विक्रम सिंह साहब की बात सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह की ज्यादती करे और एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप देखिए योगी सरकार क्या करेगी अभी उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं होगा, बस एक ही समुदाय के बच्चों को उठाकर पिक एंड चूज किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। और अब बुलडोजर का राज चल रहा है। कायदे कानून को तो ये मानते नहीं है। मैं तो बोलूंगा कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। जैसे आपको पता चला कि इसने पत्थर मारा, जाइए उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दीजिए, कोर्ट में ले जाने की जरूरत क्या है? तो ये कायदा कानून किसी चीज का पालन भी नहीं करते ये लोग। इसी तरह से इन्होंने कश्मीर का भी किया। अब कौन जवाबदार है? कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू पंडित भाई बहनों का कत्लेआम हो रहा है, 8 कत्ल हो गए इतने दिनों के अंदर। कौन जवाबदार है? आज लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मोहसिन रजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो आज श्रीनगर में कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं वो? अरे आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो, क्योंकि आपकी सरकार वहां भी फेल हो गई। वहां भी कहा कि 370 एब्रोगेशन हो गया, अब कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। नहीं, वहां भी आपने सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा चंद वोटों के लिए हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का इस्तेमाल किया। आज बैठे वो लोग, वो कहां चले गए? दोनों पिक्चर वाले करोड़ों रुपया बना लिया हमारे कश्मीरी भाई की दिखा के आपत्ति, और अभी गुल हो गए, दोनों भी जगह पे नहीं है। और देखिए बीजेपी किस तरह से शहीद भाई काम में विफल हो रही है, किस तरह से फेल हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज देश में चल रहे, ज्ञानवापी, कश्मीरी, कानपुर, मगर मोदी जी के पास टाइम नहीं कि एक ट्वीट करके निंदा करे। मोदी जी के पास वक्त है कि एक फालतू पिक्चर देखने को प्रमोट कर रहे हैं वो, जिसमें हिस्ट्री भी जो वो डिस्टॉर्ट करके दिखाई दी जा रही है पूरे सोशल मीडिया के। वारिस जी समाप्त कीजिए। वक्त है उनके पास, विराम दीजिए अपनी वाणी को। तो देश तो जाएगा है ना अराजकता की तरफ, देश तो जाएगा है ना नफरत की तरफ। अगर इस तरह का प्रधानमंत्री देश के होकर इस तरह का करेंगे तो ठीक है, आपने अपनी बात रखी यहां पर। लेकिन जो हमने पहले आपसे पूछा था कि इन बच्चों को, इन लड़कों को कौन समझाएगा, और उसमें असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश शामिल होकर उस धरने प्रदर्शन में जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है वारिस पठान जी और भदौरिया जी, अनुराग भाई, वो वहां पर हिंसा कर देते हैं और उसमें उनका भविष्य निर्दोषों का खराब होता है। अंतिम सर 2.5-3 मिनट बचे हैं, संजीव जी और डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर सिंह, हम चाहेंगे कि आपसे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। संजीव जी, संजीव सर, आप ये बताइए कि ये हर जो भी धरना प्रदर्शन होता है किसी मुद्दे के विरोध में, किसी बात को बुरी लग जाए, उसमें एक अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जो सड़कों पर निकलते हैं लोग, वो अगर हिंसा में तब्दील होता है तो क्यों होता है? उसका क्या कारण आपको नजर आता है, और क्या हम उसे, हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन रोक सकती है हिंसा में बदलने से? इसमें सैयद भाई 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। क्या किसी धर्म संसद के बाद या किसी धार्मिक किसी भी कार्यक्रम के बाद किसी मंदिर से या किसी और धर्म स्थल से लोग ऐसे उन्मादित की तरह निकलते हैं और उस स्थान पर गड़बड़ करते हैं क्या? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, क्या ये मस्जिद के अंदर से ही क्यों, खास तौर से जुम्मे के नमाज के बाद ही इस तरह की बातें क्यों होती है? वो एक अलग विषय है कि एक प्रवक्ता ने गलत शब्द कहे हुजूर साहब के लिए और उसके लिए उस पार्टी ने उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया, ये एक अलग बात है। ये मुद्दा सोचने का है। अब आपने जो पहला प्रश्न किया था इस जनाबे अली से IAM के, कि भाई आप बताएं कि क्या PFI के बारे में आपके रिमार्क्स हैं, तो ये पतली गली से बिल्कुल डक कर गए उस क्वेश्चन को। सर वो नहीं जवाब दिया उन्होंने। मैं आपको इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं संजीव सर, क्योंकि डॉक्टर विक्रम सिंह से हम खत्म करना चाह रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर सिंह सर ATS जांच कर रही है, आपको लगता है कि पहले हम इस तरह की हिंसा को रोक सकते हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी सर और समाप्ति। बिल्कुल रोक सकते हैं। 72 घंटे से यह सिलसिला चल रहा था कि इस तरीके से कानपुर बंद का आह्वान किया जा रहा है, और यह चीज अगर मुझको 400 किलोमीटर दूर बैठ के मुझे पता थी कि इस तरीके का आह्वान हो रहा है, ये खतरे की घंटी थी और इसमें पुलिस कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी अलाउड द ग्रास टू ग्रो अंडरनीथ आवर फीट, और उसके बाद कहते हैं इंटेलिजेंस नहीं। तीसरी चीज, जैसा कि उनियाल साहब ने कहा, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। सर क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं डॉक्टर विक्रम सिंह, मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी, वारिस पठान जी, डॉक्टर विक्रम सिंह, संजीव उनियाल जी,
बहुत धन्यवाद आप पांचों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंसा हमारे समाज में कतई बर्दाश्त नहीं है। जो हिंसा करेगा, जो दंगा करेगा, उसे सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन प्रश्न ये कि ये हिंसा होती क्यों है, ये दंगा भड़कने क्यों दिया जाता है? क्या हमारी पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी इंटेलिजेंस पहले से हमें ये नहीं बता सकती कि कोई एक समुदाय, एक वर्ग, एक गुट हिंसा करना चाहता है या उसकी तैयारी कर रहा है? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता और इस हिंसा को क्यों नहीं रोका जाता? एटीएस की टीम पहुंच चुकी है कानपुर। वो अब दंगों की आगे जांच करेगी। जांच बहुत तेजी से, पुलिस प्रशासन चुस्त और मुस्तैद। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए